हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 22 सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ये। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इंडिया वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन एमओयू विद इंडियन नेवी फॉर एकेडमिक कॉपरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एमिटी यूनिवर्सिटी। थर्ड है, वेयर डिड टाइफून नैनमाडोल मेड लैंडफॉल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जापान। फोर्थ है, वेयर इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स हेल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज धर्मशाला। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। इंडिया का जो रैंक है वो 7 स्पॉट्स नीचे आ गया है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड की कंट्रीज में। और ये जो इंडेक्स है ये किसने रिलीज़ किया है, एक एजेंसी है, स्पीड ट्रैकर एजेंसी ओकला। और हालांकि जो डाउनलोड स्पीड है इंडिया की वो इंक्रीज हुई है स्लाइटली फ्रॉम 48.0 Mbps से लेकर 48.29 Mbps हुई है जुलाई एंड अगस्त के बीच में। बट मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड जो है उसमें कंट्री का रैंक 117 आया है, और जिसमें डाउनलोड स्पीड जो है 13.52 Mbps देखी गई है। ब्रॉडबैंड क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले, कि घर पे जो हम वाईफाई लगवाते हैं या ऑफिस में हम वाईफाई लगवाते हैं तो वो एक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड है, उसका जो कवरेज है वो इस पर्टिकुलर एरिया में ही है। दूसरी ओर क्या है, मोबाइल ब्रॉडबैंड है। मोबाइल ब्रॉडबैंड क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन्स है, ये सिम कार्ड के थ्रू चलता है या कोई डोंगल हो गया जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है, नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसीलिए इसको नाम दिया गया है मोबाइल ब्रॉडबैंड, कि आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में इंडिया का रैंक है 78 एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में इंडिया का रैंक है 117। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पीसीए फ्रेमवर्क। पीसीए स्टैंड्स फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिमूव किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से। पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं क्या होता है कि बैंक जो है, बैंक जब कस्टमर्स को लोन देता है तो लोन जो बैंक ने दिया वो बैंक का क्या हो गया, असेट हो गया। अब ये लोन जो है अगर बैंक को वापस ना मिले, प्रिंसिपल अमाउंट वापस ना मिले और ना ही इंटरेस्ट पेमेंट ना मिले, कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए, तो वो जो बैंक का असेट होगा वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ते रहते हैं तो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो जाती है, और बैंक जो है वो डेट इकट्ठा बैंक का होता रहता है। तो ऐसे केस में आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है और बैंक के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इसी रिस्ट्रिक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इसमें क्या होगा कि आरबीआई जो है इसने इम्पोज किया था जून 2017 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो असेट्स के ऊपर रिटर्न था वो नेगेटिव उसमें चला गया था। देन परफॉर्मेंस जो थी काफ़ी डाउन आ गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, और आरबीआई ने फिर डिसाइड किया कि वो बैंक की जो ट्रांजैक्शंस हैं या लैंडिंग है उसके ऊपर क्या लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फ्रेमवर्क जो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 2002 को, जिसके अंडर आरबीआई जो है अर्ली इंटरवेंशन करता है। और ये मैकेनिज्म जो है ये सिमिलर है अलॉन्ग द लाइंस ऑफ यूएस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस पीसीए फ्रेमवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सुपरवाइजरी इंटरवेंशन करना, इस केस में कौन करता है, आरबीआई करता है अप्रोप्रिएट टाइम पे। और जो सुपरवाइज्ड एंटिटी है जो कौन है, बैंक है, ताकि एक रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकें टाइमली मैनर में, और जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ है उसको रिस्टोर किया जा सके। ये एक इफेक्टिव टूल है मार्केट डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने के लिए। देन ये क्या है, एक तरह का सेंट्रल बैंक का वॉच लिस्ट है कि सेंट्रल बैंक नज़र रखता है कमज़ोर बैंक्स के ऊपर जो वीक बैंक्स हैं। देन इसके अलावा हाई रिस्क लैंडिंग जो है बैंक्स की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। देन प्रोविजंस के लिए जो है बैंक को ज़्यादा पैसा साइड पे रखना पड़ता है। प्रोविजंस क्या होते हैं कि बैंक को जो लॉस हो रहा है, कि जो उसका बैड डेट है उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करता है कि मोर कैपिटल जो है वो साइड पे रख देता है उस लॉस को कवर करने के लिए। इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। एंड मैनेजमेंट सैलरी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। ये सारे बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू देयर ब्रांचेस। इसके अलावा इनकी जो सब्सिडरीज हैं इन सब के ऊपर क्या है, ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार रेटिंग ऑन फूड पैक्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, एसी है,
रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इनके ऊपर क्या होता है, स्टार रेटिंग्स होती हैं। ऐसे ही अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी एजेंसी है, इसने क्या डिसाइड किया है कि फूड जो पैकेज्ड फूड होंगे उनके ऊपर भी क्या होगा, ऐसी ही स्टार रेटिंग जो है यूज़ की जाएगी। और ये इंडिकेट करेगी कि जो पैकेज्ड फूड है वो अगर हाई है शुगर कंटेंट में, सॉल्ट में, फैट में, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर जो है डिस्करेज होंगे ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करने में। और ये जो स्टार रेटिंग है ये इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग इसको कहा गया है। और अनहेल्दीएस्ट फूड जो होगा उसको 0 रेटिंग दी जाएगी और हेल्दीएस्ट होगा उसको 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। ये ओवरऑल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है उसको कवर करेगा और असाइन करेगा स्टार फ्रॉम हाफ स्टार से लेकर जो लीस्ट हेल्दी होगा एंड 5 स्टार से लेकर जो हेल्दीएस्ट होगा। ये न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, जिसमें जिसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है, 0 न्यूट्रिशन है, उसको 0 स्टार मिलेगा। देन ज़्यादा स्टार्स होंगे तो इसका मतलब क्या है कि बेटर पोजीशन में है वो प्रोडक्ट और ये ह्यूमन की जो डेली नीड है न्यूट्रिएंट्स की उसको फुलफिल करता है। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि बिजनेसेस जो है वो क्या कर सकते हैं कि इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन जो है ऐड ऑन कर सकते हैं स्टार रेटिंग के साथ में, मैंडेटरी नहीं है बल्कि ये। और इससे क्या होगा कि इसमें डिटेल दी जाएंगी एनर्जी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, सैचुरेटेड फैट से रिलेटेड एंड सॉल्ट कंटेंट से रिलेटेड। देन स्टार रेटिंग लोगों को जनरेट करने के लिए फूड बिजनेसेस को एक न्यूट्रिशनल प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ेगी कंसर्न जो होगी FSSAI के फोस्कोस पोर्टल के ऊपर। फोस्को स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल के ऊपर। फूड जैसे कि मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वे है, बटर ऑयल है, घी है, वेजिटेबल ऑयल एंड फैट, फ्रेश एंड फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश एंड फ्रोजन मीट, एग, फिश, फ्लोर एंड स्वीटनर्स, इनको स्टार रेटिंग को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। देन कार्बोनेटेड बीवरेजेस हैं जिसमें ना कोई एनर्जी है ना कोई शुगर है, इनको भी स्टार रेटिंग जो है डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ई सिम और एम्बेडेड सिम। नॉर्मली क्या होता है कि सिम एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो एक प्लास्टिक का बना होता है जिसको हम मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। बट एम्बेडेड सिम जो होगा इसमें कोई फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि फ़ोन के मदरबोर्ड में ही ये इनबिल्ड होता है। स्मार्टफोन हो सकता है, वॉच होगी, इसके मदरबोर्ड में ही इनबिल्ड होगा। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है एम्बेडेड सिम। ट्रेडिशनल सिम की तरह ई सिम जो है ये भी सेम कंपोनेंट्स का बना हुआ है और ये फ़ोन के इंटरनल ऑर्गन्स में जो है फिक्स होगा। देन ये सिमिलर जो नॉर्मल सिम होते हैं उसी की तरह यूज़ होगा, यूनिक आइडेंटिफायर होगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए और बाकी कंज्यूमर्स के लिए, और सिमिलरली ही काम करेगा। हालांकि ये जो मदरबोर्ड से अटैच है तो इसको रीप्रोग्रामिंग करना इजी होगा और यूज़र्स अगर ऑपरेटर स्विच करते हैं तो उनको फिजिकल सिम कार्ड को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। एडवांटेजेस क्या हैं ई सिम के? अनलाइक कन्वेंशनल सिम, हमें जो है सिम को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जैसे कि हम नंबर चेंज करते हैं तो क्या होता है कि हमें सिम चेंज करना पड़ता है, बट इस केस में हमें सिम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है सिम को निकालने के लिए, एम्बेडेड है, तो इससे क्या होगा कि जो अटैकर्स हैं बेसिकली वो मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे सिम का, क्योंकि सिम निकालने की प्रोविज़न ही नहीं है और ना ही जो सिम है उसको हम किसी अनलॉक्ड मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। देन वाटर एंड डस्ट जो है वो ऐसे पार्टिकल्स जो ओपनिंग्स होती हैं स्मार्टफोन्स में सिम के लिए ऐसे स्लॉट्स में एंटर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक स्लॉट जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि सिम जो है एम्बेडेड है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर फ़ोन जो है मान लो काम करना बंद कर जाए, बैटरी ख़त्म हो जाए या टूट जाए, उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो इससे क्या होगा कि फ़ोन के साथ साथ सिम की फंक्शनिंग जो है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। देन एक पर्सन जो है वो ई सिम जो है एक कंट्री में यूज़ नहीं कर सकता जहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वहाँ पे इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उस कंट्री में, वहाँ पे ई सिम नहीं यूज़ किया जा सकता। देन फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड है, अगर फ़ोन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ई सिम को तो वहाँ पे भी इशू है कि मान लो एक कंट्री है वहाँ पे ई सिम की प्रोविज़न नहीं है और ट्रेडिशनल सिम भी यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो प्रोविज़न ही नहीं है फ़ोन में, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं यूज़र्स। देन कुछ यूज़र्स का ये भी कंसर्न है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं तो हो सकता है कि ई सिम्स के लिए वो ज़्यादा जो है चार्जेस इम्पोज कर दें आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है PM केयर्स फंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर की है मीटिंग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की PM केयर्स फंड की, और इसमें वेरियस इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए हैं उसको हाईलाइट किया गया। देन न्यूली नॉमिनेटेड ट्रस्टीज़ जो हैं अपॉइंट किए गए हैं PM केयर्स फंड के। जस्टिस KT थॉमस हैं जो फॉर्मर
सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। देन फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर हैं कारिया मुंडा, एंड रतन टाटा हैं जो चेयरमैन एमेरिटस हैं टाटा सन्स के, इनको न्यूली अपॉइंट किया गया है। पीएम केयर्स फंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पब्लिक चैरिटेबल फंड है, जिसमें चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अदर मेंबर्स कौन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये फंड जो है इनेबल करता है माइक्रो डोनेशंस। इट मीन्स छोटी डिनोमिनेशंस में भी, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशंस में भी कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फंड जो है मैनेज करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ को। इट मीन्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसी सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। देन कोविड-19 पैंडमिक जैसी सिचुएशंस आती हैं वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पीएम केयर फंड्स में जो कंपनीज करेंगी वो एक तरह के सीएसआर की तरह यूज़ किया जा सकेगा। इट मीन्स सीएसआर क्या होता है, बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी जो है कुछ अपने टर्नओवर का वो सोशल वेलफेयर में लगाती है कि स्कूल्स बना दिए, कोई वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड में डोनेट करती है तो उसको सीएसआर भी कंसिडर किया जाएगा। देन चेयरपर्सन होगा इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का, उसके पास पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकता है 3 और ट्रस्टीज़ को इस बोर्ड में। और वो पर्सनस कौन होंगे, जो एमिनेंट पर्सन है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, हेल्थ, साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलैंथ्रोपी। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड में जो डोनेशंस दी जाएंगी उसके ऊपर 100% टैक्स एग्जेम्पशंस है अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम, जो यूज़ करता है सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीडाइजर्स। इसीलिए हाइब्रिड नाम दिया गया, सॉलिड फ्यूल है एंड ऑक्सीडाइजर कौन सा है, लिक्विड है। और ये टेस्ट फायर कहाँ किया गया है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में, जो कहाँ पे है, महेंद्रगिरी में। हाइब्रिड सिस्टम जो है मोर एफिशिएंट है, ग्रीनर है, सेफर है हैंडल करना, और आने वाली जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा ये। इस एक ग्राउंड वेट टेस्ट में जो फ्लाइट थी इक्विवेलेंट टू 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड मोटर इसमें यूज़ की गई। और इस मोटर में क्या यूज़ किया गया था, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, जो क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है, एल्यूमिनाइज्ड सॉलिड फ्यूल है, और लिक्विड ऑक्सीजन जो है इसमें यूज़ की गई थी एज एन ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इंजन को, और कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन 15 सेकंड्स के लिए टेस्ट परफॉर्म किया गया और 300 mm साउंडिंग रॉकेट मोटर में ही यूज़ किया गया था। ये साउंडिंग रॉकेट कौन से रॉकेट्स होते हैं, जो बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। देन एडवांटेजेस क्या है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम की, जो कन्वेंशनल एचटीपीपी सिस्टम है इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर्स यूज़ होती थी और एल्यूमिनियम पर क्लोरेट यूज़ किया जाता था एज एन ऑक्सीडाइज़र। और ये जो एल्यूमिनियम पर क्लोरेट है ये भी सॉलिड होता है, वाइट कलर का सब्सटेंस है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और सॉलिड होता था ऑक्सीडाइजर्स। और जो अभी है रॉकेट इंजन, इसमें क्या है, बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ किया जा रहा है जो कि ग्रीन है और क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक का मतलब है कि इसको लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है और सेफर है हैंडल करना एज कम्पेयर टू सॉलिड ऑक्सीडाइजर्स। जेन अनलाइक कन्वेंशनल सॉलिड मोटर्स, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होगा, बेसिकली रीस्टार्ट करने का प्रोविज़न है कि रीस्टार्टिंग करनी इजी रहेगी। देन थ्रोटलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। थ्रोटलिंग कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली कि फ्यूल को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकेगा मोटर में। देन फ्लो रेट है फ्यूल का, उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। देन इसरो जो है इसको कोशिश करेगा कि आने वाले जो साउंडिंग रॉकेट हैं, रॉकेट लॉन्चेज हैं, उसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। कहाँ पे, जलना रीजन में, महाराष्ट्र में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होते हैं कि जहाँ पे मॉडर्नाइज्ड वेयर हाउसेज हैं, एडवांस्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, देन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड है, देन जो बेसिकली लॉजिस्टिक मोटर्स हैं, लोडिंग ऑन लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग सर्विसेज हैं, वो भी टोटली मैकेनाइज्ड हैं। देन ये सर्व करेगा एज अ फंक्शनल ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट क्या होता है, बेसिकली इनलैंड पोर्ट होता है कि ये इनलैंड एरिया में होगा बट इसको कनेक्ट किया जाता है ट्रांसशिपमेंट के लिए किसी पोर्ट के साथ थ्रू रेल और रोड नेटवर्क। तो इससे क्या होगा, इस रीजन में जो स्टील एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिपेंडेंट है स्क्रैप के ऊपर, फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन सेक्टर हैं, इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के थ्रू।
देन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे अंडर भारतमाला परियोजना, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लॉजिस्टिक कोस्ट है इसको कम करना। इस टाइम पे क्या है कि 14% है लॉजिस्टिक कोस्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी, और इसको कम करना है टू लेस देन 10% ऑफ जीडीपी, जो फिर क्या आ जाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एट पार आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया है मॉडिफिकेशंस इन प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। अब क्या है कि 50% इंसेंटिव दिया जाएगा सेमीकंडक्टर फैब्स को, सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन को, इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ को, देन जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, पैकेजिंग है एंड अदर जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी 50% इंसेंटिव जो है कंपनीज को दिया जाएगा। देन मॉडिफाइड प्रोग्राम के अंडर फिजिकल सपोर्ट जो है 50% की ये दी जाएगी सारी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। इसके अंडर क्या आएगा सेमीकंडक्टर फैब्स आ जाएंगी, देन नाइस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हो गए, एडवांस्ड पैकेजिंग होगी, इनको भी 50% जो है यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सिलिकॉन फोटोनिक्स हैं, सेंसर्स हैं, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स हैं, असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग है, आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्ट है। ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये सारा किससे रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो इनके ऊपर भी 50% जो है यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर भी आपको समझा देता हूँ। सेमीकंडक्टर क्या होता है, बेसिकली एक होता है कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है ईजिली पास ऑन हो जाती है, एक होता है इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। तो हम बोल सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर का मिक्सअप है सेमीकंडक्टर। देन एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, इसमें ग्लोबल एक्सपर्ट्स होंगे इंडस्ट्री के, एकेडमिया के, जो एडवाइस करेंगे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को, जो एक नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें जो सेमीकंडक्टर्स को डेवलप कर रही है और इससे रिलेटेड जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इंडिया के। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड अल्जीमर डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन सितंबर 21 को, जिसमें अवेयरनेस रेज की जाती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड। अल्जीमर डिजीज़ क्या है, एक मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया का। डिमेंशिया का मतलब होता है जो मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिसमें पर्सन जो है वो नेचुरली बिहेव नहीं करता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और ये इफेक्ट करती है पर्सन की मेमोरी को, मेंटल एबिलिटी को। देन सिंपल टास्क जो है वो भी एक पर्सन नहीं कैरी आउट कर सकता है। वर्ल्ड अल्जीमर डे के ऊपर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट करती हैं, पब्लिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती हैं, ताकि कम्युनिटीज़ जो है लोग जो है उनको अवेयर किया जा सके अल्जीमर डिजीज़ के बारे में। इस साल की थीम क्या है, नो डिमेंशिया नो अल्जीमर्स। देन ये मंथ जो ऑब्जर्व किया जाता है अल्जीमर डिजीज़ इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है वो ऑब्जर्व करता है, एक इंटरनेशनल फेडरेशन है ये। और वर्ल्ड अल्जीमर डे जो है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 21 सितंबर 1994 को, और इस दिन जो है अल्जीमर डिजीज़ इंटरनेशनल की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, और इस साल इसको 10 साल हो गए थे इस्टेब्लिश हुई को, इस ऑर्गेनाइजेशन को। कहाँ पे हुई थी, ये एडिनबर्ग में। देन अल्जीमर डिजीज़ जो है ये एबनॉर्मल, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं ब्रेन सेल्स के अराउंड, जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें एबनॉर्मल बिल्डअप हो जाता है प्रोटीन्स का, जिस वजह से अल्जीमर डिजीज़ हो जाती है। सो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स में लिमिटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बट इसी करंट अफेयर्स के आपको ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जुक्ता अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।